हेलो दोस्तों, मैं चंदन शर्मा स्वागत करता हूं आरसी आर्ट्स क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का एनसीईआरटी बुक का 5.1 प्रश्नावली का हल करने वाले हैं। तो जिन जिन बच्चों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समस्याएं हैं वो इस चैप्टर को ध्यान से देखें, समझें। इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो प्रश्नावली 5.1 में है उसका सारा सॉल्यूशन यहाँ पे विस्तार रूप से बताया जाएगा। जिन बच्चों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। तो आइए चैप्टर शुरू करने से पहले एक फोटो है जिसमें कहता है हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो और हर जीत आपकी है ए दोस्त, हर जीत आपकी है ए मेरे दोस्त, बस आप अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में सजा कर रखो। यानी कि आप जिस लक्ष्य को निर्धारित किए हैं उसको भूलना नहीं है, उसके लिए रात भर जागना है, रात भर मेहनत करना है। यानी सपना वो नहीं जो बंद आंखों से देखा जाए, सपना वो होता है जो खुली आंखों से देखा जाए। तो आइए हम लोग अब चैप्टर जो है समांतर श्रेणी एपी का यानी क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है 5.1 एनसीईआरटी का, उसका पूरा विस्तार अध्ययन करने वाले हैं। जिसका सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी स्थिति से शामिल संख्याओं की एक अंक गणितीय अनुक्रम बनाती है और क्यों। यानी सवाल कहता है, ये देखिए अंक गणितीय अनुक्रम का मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या? समांतर श्रेणी। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अर्थात वे श्रेणी संख्याओं की समूह जिसमें हर एक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त होता है, अर्थात जिसे हम लोग सारवंतर कहते हैं कि जिन संख्याओं की श्रेणियों में या फिर जिन संख्याओं के जो समूह होते हैं उसका जो बीच का अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो इसके लिए पहले ये जो दिया गया कथन है इससे हम लोग पहले क्या करेंगे, संख्याओं की श्रेणी ज्ञात करेंगे और उस श्रेणी को हम लोग बताएंगे या फिर बताना है कि कौन सा श्रेणी एपी में है और अगर है तो क्यों है। ठीक है, आइए देखिए सवाल कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी कि एक टैक्सी है जो एक डिस्टेंस कवर करता है, जो एक कंडीशन रखता है कि यदि ये टैक्सी 1 किलोमीटर चलता है तो कितना किराया लेता है, 15 रुपया। कितना लेता है, 15 रुपया। लेकिन इसका एक रूल है, ये अपने एक रूल बनाया हुआ है कि अगला अगर ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है पर अगला 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये दूसरा किलोमीटर हो गया और जैसे दूसरा किलोमीटर जाता है तो ये अपना किराया 8 रुपया बढ़ा देता है। यानी कि जब दूसरा किलोमीटर जाएगा तो इसको कितना चाहिए, 23 रुपया, क्योंकि 15 रुपया पहला किलोमीटर का और दूसरे किलोमीटर पर 8 रुपया अतिरिक्त किराया। उसी प्रकार से अगर ये तीसरा किलोमीटर जाता है तो तीसरा किलोमीटर जैसी बढ़ता है तो 23 में 8 जोड़ देता है और अगला किराया इसका कितना हो जाता है, 31 रुपया। यानी हर प्रति किलोमीटर पर इसका रेट कितना बढ़ रहा है, 8 रुपया बढ़ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया, क्योंकि 15 रुपया कोई पहला जो किलोमीटर पर है उस पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं है। अगर दूसरे किलोमीटर का निकालते हैं, दूसरे किलोमीटर पर किराया तो 15 में कितना जोड़ दिया जाता है, 8 रुपया, अर्थात कितना किराया, 23 रुपया। चलिए अब अगर हम तीसरे किलोमीटर का किराया निकालते हैं, तीसरे किलोमीटर पर अगर किराया निकालते हैं तो 15, 8 था पहले से और फिर 8 रुपया जुट गया, अर्थात कितना रुपया, 31 रुपया। कितना हो गया, 31 रुपया। अब इसी प्रकार से और आगे बढ़ते जाएगा तो जो प्राप्त सूची होगा, प्राप्त सूची कितना है, 15, 23, 31,
इसी प्रकार से और अगर आप इसमें 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 39 और जाते जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो सूची प्राप्त हुआ है, इस सूची को जो संख्याओं की सूची है ये समांतर श्रेणी अर्थात अंकगणितीय अनुक्रम बनाती है या नहीं बनाती है, इसको चेक करते हैं। चेक करने के जो पहला संख्या उसको A1 मान लेते हैं, A1 हमारा 15 हो गया। A2 मान लेते हैं, A2 कितना हो गया 23 हो गया। A3 मान लेते हैं कितना हो गया 31 रुपया हो गया। और आगे देखते हैं तो अगर हम A4 मानते हैं तो A4 कितना है 39 रुपया, कितना 39 रुपया, यानी ये सब किसमें है रुपया में। अब हम क्या करेंगे एपी में है या नहीं है उसको चेक करने के लिए डी निकालते हैं अर्थात सारवंतर निकालते हैं। अब निकालते हैं यहाँ पे D1 यानी कि सारवंतर। तो D1 कहता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 23, A1 कितना है 15, घट के कितना आ गया 8। D2 निकालते हैं, D2 हमारा है A3 माइनस A2, A3 कितना 31 रुपया, A2 कितना 23 रुपया, कितना रिमेनिंग बचा 8 रुपया। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर किसी भी श्रेणी का सारवंतर बराबर हो तो वो श्रेणी एपी में होगा, चूंकि D1 बराबर D2, D1 बराबर D2, क्योंकि यहाँ पे D1 का वैल्यू 8 और D2 का वैल्यू 8, इसीलिए प्राप्त सूची, इसीलिए प्राप्त सूची यानी प्राप्त संख्याओं की सूची किसमें होगा एपी में होगा, किसमें होगा एपी में। यही सवाल था, इसमें पूछ रहा था कि ये जो क्वेश्चन है इससे जो संख्याओं की सूची प्राप्त हो रही है वो एपी में है या नहीं है। अब एपी में है या नहीं है इसके लिए क्या करेंगे सारवंतर निकालेंगे, निकाल दी D1 D2 दोनों बराबर हो गया, अर्थात प्राप्त संख्याओं की सूची किसमें होगा एपी में होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं इसका दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल कहता है कि सिलेंडर में मौजूद हवा, किसमें सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा जब एक वैक्यूम पंप सिलेंडर में बची हुई हवा का 1/4 भाग एक बार में निकाल देता है, यानी कहने का मतलब है कि ये कोई सिलेंडर है, उसमें जब एक बार दबाया जाता है तो एक वैक्यूम में उसमें कुल हवा की मात्रा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। जब फिर दूसरा बार वैक्यूम किया जाता है तो 1/4 भाग निकलने पर जितना शेष बचता है फिर उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मान लेते हैं कि माना कि सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा कितना मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x, को दिक्कत। अब देखिए पहली बार, कब पहली बार यानी कि जब पहली बार हवा निकालने के बाद, यानी कि पहली बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा कि पहली बार हवा कितना था x, इसमें से कितना निकाल रहे हैं तो जितना आयतन है उसका 1/4 भाग, जितना आयतन है उसका 1/4 भाग। तो इसको निकालते हैं तो x माइनस x अपॉन 4 यानी कि 4, यहां हो गया 4x माइनस x यानी कि 3x/4, यानी दूसरा बार हवा निकालने के बाद कितना बच रहा है 3x/4। इसी प्रकार से दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा, अब देखिए शेष कितना बचा है 3x/4, फिर इसका कितना निकालेंगे, जो निकालेंगे वो क्या होगा घटेगा, यानी कि 3x/4 इंटू 1/4, यानी इसका 1/4 भाग बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया 3x + 4 माइनस 3x को ऊपर से मल्टीप्लाई 3x और 4 छको 16, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, 4 छको 16 यानी 4 दिए 12 माइनस कितना 3x, तो 12 में से 12x हो गया हम पे, तो 12x में से 3x गया तो कितना बच गया 9x/16,
9x अपॉन 16। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि हमारा जो a1 है, a1 कितना है x, a2 कितना है 3x/4, 3x/4, और जो हमारा a3 है वो कितना आ गया 9x अपॉन 16, यानी कि 9x/16। आप a4 भी निकाल सकते हैं, a5 भी निकाल सकते हैं, परंतु किसी भी एपी को प्रमाणित करने के लिए, यानी कि उसको एपी में सिद्ध करने के लिए, अर्थात समांतर श्रेणी में सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 सार्वंतर का होना जरूरी है। और 2 सार्वंतर मतलब d1 और d2, और उसके लिए 3 पद का होना पर्याप्त है। आप चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं। अब देखिए आगे इसमें आप क्या करेंगे, हम लोग देख लीजिए a1 कितना था x, a2 कितना था देख लेते हैं, a2 कितना है। अब a2 देख रहे हैं तो 3x/4, 3x/4, और a3 देखा जाए, a3 कितना है 9x/16, यानी कि 9x/16। ये हो गया हमारा a3। क्या हो गया a3। अब देखिए अब यहां पे हम d निकालेंगे, तो d1 कहता है a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है 3x/4 माइनस a1 कितना x, इसको घटाया जाए, एलसीएम 4, ये 3x, ये 4x, ठीक है, इनका जोड़, समझ रहे हैं। देखिए अब 4x में से 3x जाएगा तो 1x, और नीचे कितना 4। अब d2 निकाल लिया जाए, d2 निकाल रहे हैं तो ये होता है a3 माइनस a2, a3 कितना 9x/16, a2 कितना 3x/4, 3x/4, एलसीएम 16। अब ये 16 है तो ये 9x माइनस 4 को 16, यानी 4×3=12x। अब आ गया ये 9x और 12 है तो ये घट गया 12 में से 9, तो -3x अपॉन कितना 16। अब आप ध्यान से देखिए d1 का वैल्यू कितना, d1 का वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पे d1 का वैल्यू कितना है -x/4, और d2 का वैल्यू कितना है -3x/16। अब आप यहां पे बताइए कि जो d1 है क्या d2 के बराबर है, नहीं है, इसीलिए प्राप्त संख्याओं की सूची एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि d1 और d2 बराबर नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका अगला सवाल पे आते हैं, तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है, चलो आइए अब दूसरे नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कुआं खोदने की लागत प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद जब पहले मीटर के लिए 150 रुपया लगता है और उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ते जाता है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, कहता है कि एक कुआं खोद रहा है व्यक्ति, पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, यानी पहला मीटर खोद रहा है तो कितना 150, दूसरा मीटर खोद रहा है तो 150 अतिरिक्त कितना 50, यानी कि दूसरा मीटर खोदेगा तो कितना लेगा 200, तीसरा मीटर खोदेगा तो फिर 50 रुपया ज्यादा लेगा, ये हो गया 250, फिर 50 रुपया ज्यादा लेगा तो 250 प्लस 50 यानी कि 300, फिर 300 में 50 रुपया ज्यादा लेगा अर्थात कितना 350। तो दिक्कत देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, यानी कहेंगे कि जो कुआं है, क्या है, जो कुआं है उसके जो पहले मीटर की खुदाई है, यानी कि पहला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुएं की पहली मीटर की खुदाई, क्या, कुएं की पहली मीटर की खुदाई, यानी कि 1 मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना 150, ठीक है। लेकिन जैसी दूसरा मीटर होता है, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 150 में कितना जुट जाएगा 50, कितना हो जाएगा 200। अगर तीसरे मीटर की खुदाई की लागत तो 200 में फिर जुट जाता है कितना
50, कितना हो गया 250, कितना हो गया 250। उसी प्रकार से अगर चौथे मीटर की खुदाई करेगा तो 250 प्लस 50 कितना हो गया 300 रुपया। ठीक है, अब देखिए कि यहां से हमारा A1 कितना आ जा रहा है 150, A2 कितना आ जा रहा है 200, A3 कितना आ रहा है 250, A4 कितना आ रहा है 300। ठीक है, अब चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो यहां से हम D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे D1। D1 कहता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अर्थात A2 कितना 200, A1 कितना 150, घट के कितना 50, कितना रहा है 50। आगे देखिए, अब D2 निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 कितना 250, A2 कितना 200, रिमेनिंग कितना 50। कोई दिक्कत? अब D3 निकालिए, D4 निकालिए, सब बराबर होना चाहिए। अब यहां पे देख रहे हैं कि जो D1 बराबर क्या है D2, क्योंकि D1 का भी वैल्यू 50 और D2 का भी वैल्यू 50, इसीलिए प्राप्त संख्याओं की सूची एपी में होगा। किसमें होगा एपी में। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं इसके अगले सवाल पर कि खाते में प्रत्येक वर्ष जमा होने वाली राशि कितना है। प्रत्येक वर्ष जमा होने वाली राशि 10,000 रुपया 8 प्रति वर्ष, यानी कि एक होता है एक एसआई और एक होता है सीआई, यानी एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इस प्रकार का सवाल हो और उसमें साधारण ब्याज हो तो साधारण ब्याज हमेशा एपी में होता है, क्योंकि साधारण ब्याज में एक निश्चित रकम मूलधन में जुटते जाता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें जो ब्याज पर ब्याज लगता है तो वो एपी में नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा आके चेक करते हैं। देखिए जैसे आप देख लीजिए, यहां पे मान लेंगे, यहां पे आप देख लीजिए मूलधन कितना है, मूलधन यानी मूलधन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से, कितना है 10,000। दर कितना है यानी आर कितना है 8%, 8 मतलब रेट मतलब दर, समय हम बदलते जाएंगे। तो जो पहला वर्ष होगा क्या होगा, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू टी मतलब समय। P अपना कितना है, ये तो हमारा मेन हो गया A1 10,000, यानी पहला वर्ष जब इसको इंटरेस्ट पर लगा रहे हैं तब कितना हो जाएगा, तो इसको लिख लेना है 10,000 इंटू रेट कितना 8% 100 और समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष। समय कितना होगा 1 वर्ष। जब 1 वर्ष समय होगा, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप 10,000 इंटू, अब देखिए 100 एलसीएम 8 तो 108 बटा कितना 100 इंटू कितना 1, पावर 1 है, कोई बात नहीं, एक है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको आप गुना कीजिए, गुना करते हैं तो कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो और बैठ जाता है, यानी कि 10,000 कितना 800। ये क्या है पहला वर्ष का। अब इसी प्रकार से दूसरा वर्ष का निकालते हैं। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला वही है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू टी। मूलधन तो मेरा वही है 10,000, 1 प्लस 8 रेट 8% 100, समय अवधि कितना 2 वर्ष। तो इसको हम लोग निकालते हैं तो 10, अब ये 108 है और नीचे 100 है, लेकिन ये कितना बार 2 बार, क्योंकि इसका पावर कितना है 2 है। अब इसको आप सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 108 को 108 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब 108 को 108 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो होगा आपका 12,597।
97, कितना होगा 12,597, यानी दूसरे वर्ष का सीआई कितना लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 12,597। आप तीसरे वर्ष का निकालिए, चौथे वर्ष का निकालिए। हमको तो 3 ही पद से मतलब है जो ये बता सकता है, ये कंफर्म कर सकता है कि हमारा जो श्रेणी है वो एपी में है या नहीं है। अब देखते हैं हमारा A1 कितना था, तो A1 जितना मूलधन है वही मान लेते हैं। A2 कितना है, A2 आया था हमारा कितना देख लीजिए, जो A2 आया था वो 10,800, कितना आया 10,800। अब A3 कितना आ रहा है 12,597। अब हम क्या निकालेंगे, डी चेक करेंगे। D1 बराबर कितना A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब A2 कितना 10,800, A1 कितना 10,000, घट के कितना आ रहा है 800। अब D2 निकालिए, D2 कितना A3 माइनस A2, A3 कितना 12,597, 12,597 माइनस A2 कितना 10,800, कितना 10,800। और जब इसको घटाएंगे तो देखा जाए कि अगर आप घटा रहे हैं 12 में से तो 7 में से 0 गया 7, 9 में से 0 गया तो 9, 5 में से 8 गया तो नहीं घटेगा, तो 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ था 12, एक पैंचा गया, 11 में से 10 गया तो 1, कितना हो गया 1797। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो इसका वैल्यू है 800 और D2 का वैल्यू कितना 1797, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, चूंकि D1 D2 बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए प्राप्त संख्याओं की सूची एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। रीजन जान रहे, क्योंकि D1 D2 के बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पे, ये टाइप दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 4 पद लिखना है, कितना पद लिखना है 4 पद। इसमें दिया हुआ है पहला पद और सार्वंतर दिया हुआ है, तो इसका अगला पद निकालना है। अब देखिए पहला सवाल है a बराबर 10 और d बराबर 10। अच्छा यहाँ पे a मतलब क्या प्रथम पद, a मतलब क्या प्रथम पद, और d मतलब क्या सार्वंतर, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं और सार्वंतर को d से डिनोट करते हैं। अब देखिए कि यहां पे हमारा जो प्रथम पद है वो कितना है, यानी कि प्रथम पद a बराबर हमारा 10 है, सार्वंतर d बराबर कितना है 10 है। अब इसके बाद निकालना है 4 पद, तो पहला पद तो 10 है, दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद का मतलब है A2 और A2 का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग इतना लंबा फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि n के जगह पर 2 रखेंगे, 2 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, देखिए a प्लस अगर 2 है तो 1 घटा के d लिखेंगे, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना 10, d का वैल्यू कितना 10, कितना हो गया 20। A3 निकालिए, A3 कह रहा है a प्लस, अब यहाँ पे एक कम था, यहाँ पे एक और कम जाएगा, तो n अगर 3 है तो यहाँ पे एक घटा के 2d लिखेंगे, तो ये हो गया a बराबर 10, 2 गुने 10, तो ये 10 दूनी 20 और 10 30, कोई दिक्कत। A4 निकालिए, a प्लस 3d, तो a का वैल्यू 10 और d का वैल्यू 10, तो हाँ, तो आइए अब इसके चौथे सवाल पर, तीसरा सवाल हो चुका, चौथा सवाल में है कि a बराबर -1 और d बराबर -1/2। इसमें भी क्या करेंगे कि हम लोग इसमें भी 4 पद ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारा सवाल कितना है, सवाल हमारा है a बराबर, देखिए a बराबर कितना -1 और d बराबर 1/2, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। इसमें भी क्या करना है, देखिए
इसमें हम लोग को क्या करना है कि इस एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एपी के प्रथम 4 पद। तो इसमें आप देख लीजिए कि a बराबर यानी कि प्रथम पद a बराबर -1, सार्वंतर यानी d बराबर 1/2। तो यहां से हम लोग को तो a है तो a2 निकाल लीजिए। a2 बराबर a प्लस कितना d, a का -1 d का 1/2। एलसीएम ले लीजिए 2, तो यहाँ माइनस में जाके गुना हो गया +1, -2 में से +1 जाएगा तो 1/2, लेकिन किसमें? माइनस में। चलिए अब a3 निकालिए। a3 का आता है a + 2d, a का वैल्यू कितना -1, d का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया -1 + 1 0। ठीक है। अब आइए a4, a + 3d, a + 3d, a का वैल्यू -1, d का वैल्यू 1/2। अब देखिए कि जब 1 है तो -1 बीच में प्लस था, +3। अब यहाँ पे प्लस 3 एकम 3, 3/2, ये -1 + 3/2। एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी कि 1/2। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब एपी के 4 पद कितना है, यानी एपी के प्रथम 4 पद, देखिए पहला पद हमारा था -1, दूसरा हमारा कितना आ गया -1/2, तीसरा हमारा कितना है तो a3 0, फिर आप देखिए a4, तो a4 हमारा हो गया 1/2। ये हो गया हमारा प्रथम 4 पद, -1, -1/2, 0 और 1/2, ये एपी के प्रथम 4 पद हो गए। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए अगला सवाल पर। अगला सवाल भी वही है, इसमें भी प्रथम पद दिया हुआ और आपका डी दिया हुआ है, तो आप यहां से 4 पद निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए इसके अगले टाइप के क्वेश्चन पर, यानी तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर में कहता है कि समांतर श्रेणियों के लिए प्रथम पद, यानी इन समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। बहुत आसान सवाल है। प्रथम पद जो श्रेणी का प्रथम पद होता है, तो इसमें देख लेते हैं कि प्रथम पद कितना है, यानी a बराबर तो दिख ही रहा है कि 3 है, सार्वंतर निकाल देना है। सार्वंतर यानी d बराबर का आता है a2 - a1, a2 का वैल्यू कितना 1 और a1 का वैल्यू कितना 3, कितना आ गया -2। तो लिख देंगे, अतः एपी का प्रथम पद तथा सार्वंतर क्रमशः 3 एवं -2 होगा। कोई दिक्कत? लिख दिए। चलिए उसी प्रकार से अगला सवाल है। अगला सवाल में भी आप बता सकते हैं कि -5 और 1 3 7। कोई दिक्कत? आप इसमें भी प्रथम पद देख लीजिए कितना है -5, सार्वंतर आप निकाल सकते हैं -1 में से -5 को घटाकर। क्लियर? चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल आइए, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी प्रथम पद आपको दिया हुआ और सार्वंतर आपको निकालना है। तो इसमें एक बताते हैं, एक अपने से बना लीजिएगा। यहां से देखिए प्रथम पद a बराबर कितना 1/3, यहां से सार्वंतर निकालना हो, सार्वंतर कहता है कितना, जो d है तो d बराबर a2 - a1, a2 हमारा -5/3 और a1 कितना 1/3, एलसीएम 3, तो ये 5 - 1 यानी कि 4/3 हो गया। इसमें भी वही चीज लिख देंगे, अतः एपी का प्रथम पद या तथा सार्वंतर क्रमशः कितना है, प्रथम पद 1/3 एवं सार्वंतर कितना 4/3 होगा। तो दिक्कत? चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग इसको भी बनाएंगे उसी प्रकार से। अब आइए अगले सवाल में।
ये चौथा सवाल और ये चौथे टाइप का इस चैप्टर का अंतिम सवाल। इस चैप्टर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में है, और अगर श्रेणी में है तो उस श्रेणी के लिए सारवंतर लिखें। क्या लिखना है? सारवंतर। तो इसमें भी क्या करना है, हम लोग को चेक करना है कि पहले श्रेणी एपी में होगा या नहीं होगा। अगर एपी में है तो फिर सारवंतर निकालिए, और एपी को चेक करने के लिए हम लोग सारवंतर निकालते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सवाल है 2, 4, 8, यानी कि यहाँ पे जो सवाल है 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रथम पद है, यानी प्रथम पद ए बराबर कितना 2। यहां से अगर हम सारवंतर निकालना चाहें, सारवंतर यानी डी बराबर, तो D1 निकालें क्योंकि चेक करना है। तो D1 हो गया A2 माइनस A1, A2 कितना 4 और A1 कितना 2, तो कितना आंसर आ गया 2। उसी प्रकार से D2 निकालेंगे तो D2 हमारा कहता है A3 माइनस A2, तो A3 कितना 8 और A2 कितना 4, कितना आ गया 4। अब देखिए D1 D2 बराबर है नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं होगा। एपी में कब होता? जब D1 D2 के बराबर होता। जब एपी में है ही नहीं तो इसका सारवंतर नहीं लिखेंगे। और 3 पद ज्ञात करना है, और जब एपी में रहेगा तो कितना पद और ज्ञात करना है? 3 पद, लेकिन ये तो एपी में है ही नहीं तो इसका अगला 3 पद ज्ञात ही नहीं करेंगे, तो दिक्कत। चलिए इसी प्रकार से आप दूसरा सवाल पर चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो अगर एपी में रहेगा तो 3 पद निकालेंगे। तो पहले हमारा क्या है कि हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है ये 2 है, फिर उसके बाद 5/2, 5/2, फिर 3 और फिर क्या है, फिर आपका है 7/2। क्या है? 7/2। पहले तो चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है, दूसरा सवाल है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रथम पद मान लेंगे। तो प्रथम पद हमारा ए बराबर कितना है 2, फिर उसके बाद हम सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर यानी कि D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना 5/2 और A1 कितना 2, एलसीएम कितना 2, 5 और 2 दूनी के 4, यानी कि 1/2। अब चेक करना है कि श्रेणी में है नहीं तो एक और डी निकालना पड़ेगा, यानी कि D2, और D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, A3 कितना 3, A2 कितना 5/2। अब इसका एलसीएम निकालिए, 2, 3 दूनी 6, 5, इसका भी आ गया 1/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि D1 बराबर D2, अब D1 बराबर D2, इसीलिए क्या होगा, दी गई श्रेणी एपी में होगा। अब जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कि 1, 2, 3, 4 पद दिया हुआ है। अब हम लोग को 5, 6, 7 निकालना है, अर्थात A5। क्या निकालना पड़ेगा? A5। तो A5 बराबर A प्लस कितना 6D। तो A का वैल्यू कितना है 2, D का वैल्यू कितना है 1/2, तो रख दीजिए 1/2, 2 तिहाई 6, 3 2 5, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से A6 निकालेंगे तो A प्लस कितना 5D, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कम लिखा था, हम एक बढ़ा के लिखा दिए। तो यहाँ पे A5 बराबर A प्लस 4D, A प्लस कितना 4D। तो A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू हमारा है 2 और D का वैल्यू है 1/2, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4, यानी अगला पद कितना हो जाएगा 4। फिर A6 निकालेंगे तो A6 हमारा होता है A प्लस कितना 5D। तो A का वैल्यू रख देंगे, A का वैल्यू कितना 2, D का वैल्यू 1/2, तो ये 2 हो गया, 5/2 हो गया और ये प्लस हो गया, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 दूनी 4 और ये कम 5, तो ये हो गया 9/2।
इसी प्रकार से एक और अगला निकाल लेंगे A7, तो A7 का आता है a प्लस 6d, तो a प्लस 6d यानी a प्लस 6 a का अपॉन d, सॉरी a का वैल्यू कितना, देखिए a का वैल्यू कितना है 2 और d का वैल्यू 1/2, तो 2 तिहाई 6 और 3 2 5, तो दिक्कत। अब देखिए अब इसका 3 पद मिल गया, कौन मिला, तो अगला 3 पद कौन होगा, तो लिख देंगे कि AP का अगला 3 पद क्रमशः कितना है, पहला में हो गया 4, फिर उसके बाद हो गया 9/2 और फिर हो गया 5, ये अगला AP का 3 पद हो गया, तो दिक्कत। चलिए इसी प्रकार से ये अगला सवाल है। अगला सवाल आप देखिए कि यहाँ पे A है दिया हुआ है, तो इसमें भी हम लोग निकालेंगे कि AP में है या नहीं है, इसको भी बना सकते हैं। अब इसका अगला जो सवाल जो है ये एक रूट वाला है, तो हम एक रूट वाला बता देते हैं, इसके बाद जो भी सवाल है आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम उसको अगले क्लास में आपको बता देंगे। तो ये वाला सवाल रूट वाला देखिए, रूट वाला सवाल में a का वैल्यू यानी कि इसमें प्रथम पद कितना होगा 3, यानी प्रथम पद a बराबर 3, और यहां से अगर सार्वंतर निकालना है तो d1 बराबर a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, a2 हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, सॉरी रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 कितना है 3, 3 से 3 कट गया, बचा कितना रूट 2। अब उसी प्रकार से d1 हो गया, d2 निकालिए, d2 कहता है a3 माइनस a2, a3 कितना 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 कितना 3 प्लस रूट 2, अब ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस और ये रूट 2 प्लस माइनस कैंसिल, 2 रूट में से 1 रूट 2 गया, ये कितना हो गया रूट 2, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पे चूंकि d1 बराबर d2, क्योंकि d1 का भी वैल्यू आपका कितना है रूट 2 और d2 का भी वैल्यू कितना है रूट 2, यानी कि d1 बराबर d2, इसीलिए दी गई श्रेणी AP में होगा। ऐसा नहीं है कि ये रूट में होगा तो AP में नहीं होगा, होगा क्योंकि हम लोग श्रेणी समांतर श्रेणी के लिए केवल किसको पकड़ते हैं, सार्वंतर को पकड़ते हैं, अगर सार्वंतर बराबर तो AP में होगा, कोई दिक्कत। अब जब ये AP में है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है, तो इसमें 1 2 3 4 पद दे ले, अब इसका अगला पद यानी कि 5 6 7, तो यहां से A5 निकाल लेंगे, तो A5 कहता है a प्लस 4d, a कितना 3, d कितना रूट 2, रख दीजिए रूट 2, हो गया A5। A6 निकालना है तो a प्लस 5d, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू रूट 2, हो गया। A7 बराबर a प्लस 6d, तो a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू रूट 2, हो गया। यानी कि अगला 3 पद कौन कौन हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। देखिए यहाँ पे कितना था 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, अगला हो गया 3 प्लस रूट 2 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2, तो दिक्कत। चलिए अब इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन होगा आप बना लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बने उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और फिर अगले क्लास में इसको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए जय हिंद जय भारत।